हो गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और उसकी हथेलियों को चूम लिया और उसके बाल सहलाने लगा। इधर आज इतने सालों बाद आरजू को ये गाना गाते हुए सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। पिछले कई सालों में आरजू ने गाना सुना भी नहीं था। इतनी देर में मिस्टर मित्तल आरव को देखने बाहर आए। वहां आरव को इस तरह देखकर वो परेशान हो गए और उसके कंधे पर हाथ रखा तो आरव ने बिना कुछ कहे फोन स्पीकर पे डाल दिया और साथ में उसे रिकॉर्ड भी करने लगा। आरजू की आवाज सुनकर मिस्टर मित्तल की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। और फिर वो रेहान से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और रेहान चुपचाप बैठकर उसका सिर हिलाता रहा। रेहान, मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। वो क्यों चली गई? मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आई लव मम्मा। मुझे मम्मा चाहिए। आरजू को इतने सालों बाद अपनी माँ का गाना गाते हुए सुनकर आरव और मिस्टर मित्तल की आंखों में आंसू आ गए थे और वो दोनों भी एक दूसरे से लिपट कर रो गए। थोड़ी देर तक जब आरजू की आवाज नहीं आई तो आरव ने रेहान से पूछा कि क्या वो ठीक है। तो रेहान ने बताया कि वो बेहोश हो गई है और वो उसे डॉक्टर नावीद, उनकी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है। वो दोनों मिस्टर शर्मा और मिस्टर राठौर को सब कुछ समझाकर जल्दी से वहां से निकल गए। जब वो क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर आरजू को चेक कर रहे थे और रेहान रूम के बाहर उनका वेट कर रहा था। उसने डॉक्टर को पहले ही सब कुछ बता दिया था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था आरजू ने अपने अंदर बहुत सारा दर्द छुपा रखा है और यही उसकी प्रॉब्लम की जड़ है। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या है, लेकिन उसने अपने मन की सारी बातें, सारा दर्द बाहर निकाल दिया, जो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब बस उसे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर, अगर वो ठीक है तो फिर बेहोश? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, शायद इस वजह से वो, फिलहाल मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। आप चाहें तो उसे घर लेकर जा सकते हैं। बस उसे हेल्दी खाना और प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। और हाँ, हो सके तो उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी माँ की फीलिंग्स के बारे में बात करिए, लेकिन उसे किसी बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा। डॉक्टर से बात करने के बाद वो लोग आरजू को लेकर वहां से घर चले आए। चूंकि वो दवा के असर की वजह से अभी भी नींद में थी तो रेहान उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। इतनी देर में ईशानी ने उसका बेड ठीक कर दिया। जैसे ही रेहान ने आरजू को बेड पर लिटाया, आरजू बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक गई। रेहान किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ उसके गले में और अपने पैर से उसकी कमर लपेट लिए। ये देखकर आरव, बुआ जी, मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा गुस्से से रेहान को घूरने लगे और ईशानी अपने फोन में वीडियो बनाने लगी। रेहान जितना खुद को आरजू से दूर करने की कोशिश करता, वो उतना ही जोर से उसे कस लेती। मम्मा, मम्मा कहाँ जा रहे हो? मम्मा मत जाओ ना, मम्मा मेरे पास रहो ना मम्मा। आरजू, देखो मैं हूँ रेहान। मम्मा, तुम उस रेहान से बिल्कुल बात मत करना, वो बहुत गंदा है। उसने मेरी सारी चॉकलेट्स भी छीन ली, मेरे बाल भी बिगाड़ दिए, मुझे चुया भी कहा। तुम ना उसको खुद डांटना मम्मा। आरजू बड़बड़ाई जिसे सबने सुन लिया और जहाँ रेहान उसकी बात सुनकर शॉक था, वहीं सबको हंसी आ रही थी। सिर्फ मिस्टर मित्तल ही थे जो अपनी हंसी किसी तरह कंट्रोल करके उसे घूर रहे थे। रेहान अब भी किसी तरह से उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक आरजू ने अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल लिया। उस वक्त उसकी हरकतें किसी 2 साल के बच्चे जैसी थी। रेहान ने जब उसके मुंह से उसकी उंगली हटाने की कोशिश की तब वो उसके बाल पकड़ के रोने लगी और उसे नोचने और मारने लगी, जैसे छोटे बच्चे करते। तुम बहुत गंदी हो, तुम डांटती हो, मुझे डांटती हो, रेहान 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 बोलती रहती हो। तुम बहुत गंदी हो, तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। लो जी, अब तक तो हरकतें बच्चों जैसी थी, अब बोलने भी वैसे लगी है। और इस बार तो मिस्टर मित्तल भी कंट्रोल नहीं कर पाए और सबके साथ हंसने लगे। इधर रेहान उसके हाथ पैरों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वो कंट्रोल करता, वो उतनी जोर से हाथ पैर चलाती। आरजू चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर थोड़ा सा भी हिली तो गिरा दूंगा मैं तुम्हें। आरजू उसका चिल्लाना सुनकर चुप हो गई। फिर वो उसे वापस उसके बेड पर लेटाने लगा तो वापस से जोर जोर से रोने लगी। तो रेहान ने उसे फिर से डांटा तो वो चुपचाप लेट गई। जैसे ही रेहान वहां से जाने लगा, उसके दोनों हाथों को आरजू पकड़कर कहने लगी, जाओ, मुझे ना अच्छे से पता है तुम ना मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ भाई से प्यार करती हो, इसलिए तो तुम मेरे साथ छोटी भी नहीं हो। तुम तो सिर्फ पापा को प्यालू करते हो, बच जाओ, तुम जाओ यहाँ से। आरजू के इस तरह बोलने से सबने अपने कान बंद कर लिए। मिस्टर मित्तल उसके पास आए और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत किया और फिर किसी तरह उसे सुलाया। लेकिन रेहान का हाथ अब भी उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था और बेचारा रेहान, उसको संभालने के चक्कर में तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसके थके होने के कारण जल्दी ही सो भी गया। बाकी सभी सो गए। सुबह सब किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करके नाश्ता कर रहे थे।
आरजू को तो याद भी नहीं था कि उसने नींद में क्या क्या रायता फैलाया था। और रेहान रात भर कितना परेशान हुआ। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर पहले आरव के कमरे में जाकर सोया था वो। सब नाश्ता कर रहे थे जब वो उठकर बाहर आया और सबको मॉर्निंग विश किया। आरजू, रेहान, आप रात में यहीं थे? घर नहीं गए? क्यों? उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और रेहान उसे गुस्से में घूरने लगा। फिर ईशानी ने उसे उसके कारनामे का वीडियो दिखाया, जिसे देखकर वो भी हंसने लगी। तो बाकी सब लोग पीछे क्यों रहते? फिर सब आरजू के बचपन के कारनामों की बातें करने लगे, जिससे सब और ज्यादा हंस रहे थे। हंसते हंसते अचानक आरजू अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। उसकी बात पर आरव और रेहान भी उन दोनों से लिपट गए। थोड़ी देर में जब सब नॉर्मल हुए तो आरव ने कहा, पापा, मुझे नई मम्मा चाहिए। रेहान के गाल खींचते हुए, बिल्कुल ऐसी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और रेहान चिढ़कर उसे मारने दौड़ा। आज किसी के पास कोई खास काम नहीं था तो सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी बुआ जी बोली, लल्ला, मैं क्या कह रही थी कि गुड़िया भैया बड़ी हो गई है, अब आकर भी ब्याह के बारे में कुछ सोच लियो। वैसे भी, रेहान की तरफ गुस्से में घूरते हुए, आज के जमाने में कौनों के कौनों भरोसा ना है। का पता कब कौनों तोरे भरोसे का फायदा उठा लियो। अरे जी, तुम तनिको चिंता ना ही करो। एक बार ईशानी बिटिया के घर में आ जाए, फिर छोटू की भी शादी कराए देंगे। उनकी बात सुनकर सारे लव बर्ड्स शर्मा गए। अगले दिन सुबह तैयार होकर सब निकले। सबने दगड़ू सेठ जी के दर्शन किए और फिर कुछ और मंदिरों में भी दर्शन किए। रेहान, आरजू और आरव ईशानी ने सभी भगवानों के दर्शन साथ में किए। वहीं पर आरव और ईशानी की कुंडली देखकर पंडित जी ने शादी के लिए अगले 10 तारीख का मुहूर्त बताया। फिर सबने साथ में खाना खाया और पास के मार्केट में ही थोड़ी देर घूमे। सभी सीनियर सिटीजन एक साथ थे और सारे यंग लोग एक साथ। इस बीच हमारे लव बर्ड्स भी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जहाँ कल ईशानी वापस जाने वाली थी, वहीं रेहान अपनी आरजू से काफी अरसे बाद मिला था। कुल मिलाकर ये लम्हे दोनों कपल्स के लिए बहुत खास थे। इन सब के बीच सब आपस में मस्ती भी भरपूर कर रहे थे और आरव और अजीत नई नवेली मम्मा को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। मामा जी, मामी जी और बुआ जी के परिवार को उसी दिन लौटना था, जबकि राठौर परिवार को सुबह निकलना था और मौसी जी अभी कुछ दिन और वहाँ रुकने वाली थी। बुआ जी ने जाने से पहले सबको आशा की शादी के लिए निमंत्रण दिया, जो इस महीने की 25 तारीख को थी। शाम को मामा जी और बुआ जी लोगों के जाने के बाद सबने तय किया कि रात को सब साथ में मस्ती करेंगे। ऊपर छत पर गद्दे बिछा दिए गए और साथ में डिनर का अरेंजमेंट भी ऊपर ही करवा दिया गया। थोड़ी देर तक सब साथ में बैठे बातें करते रहे। फिर महेंद्र जी और मौसी जी की दवा का टाइम हो गया तो सबने साथ में ही डिनर किया। फिर महेंद्र जी सोने चले गए। फिर सब ट्रुथ और डेयर खेलने लगे। मजेदार सवाल जवाब के साथ बहुत मस्ती हो रही थी। आरजू से पूछा गया कि जब उसने इतने सालों तक अपनी मामा के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा तो फिर उस दिन क्यों एक्सप्रेस किया। वो क्या है ना, पहले आप सबके साथ रहती थी, आप सबके लिए जीती थी तो उस टॉपिक को बहुत आसानी से स्किप कर देती थी। लेकिन पिछले सालों में मैं सिर्फ मामा के लिए और प्रॉमिस के लिए जी रही थी, तो निकल गया। उसकी बात सुनकर सब रिलैक्स हो गए और इस बात के लिए खुश भी थे कि अब वो इस टॉपिक से भाग भी नहीं रही है। फिर आरजू मिस्टर मित्तल और आरव का हाथ पकड़कर एक बार फिर से वो ही वाला गाना गाती है और बाकी सब भी उसका साथ देते हैं। बीच बीच में रेहान और उसकी नजरें मिलती भी हैं और आंखों आंखों में बातें भी होती हैं।